अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शहजाद इकबाल और आप देख रहे हैं सिचुएशन रूम। आज सिचुएशन रूम से आपसे मुखातिब होने की जरूरत इसलिए पड़ी है क्योंकि मकबूजा जम्मू कश्मीर के इलाके पहलगाम में अस्करियत पसंदों के हमले के बाद भारत मुसलसल पाकिस्तान के खिलाफ जंगी फिजा बना रहा है। भारतीय वजीर आजम और वुज़रा की जानिब से धमकी आमेज बयान दिए जा रहे हैं। भारत अपने मुतनाज़ा इक़दाम से पूरे खित्ते का अमन दांव पर लगा रहा है और भारत के इसी गैर जिम्मेदाराना रवैये ने पाकिस्तान को भी जंगी तैयारियों और डेटरेंस वाजे करने पर मजबूर कर दिया है। मगर इस पूरे मामले में अलविया यह है कि आज पहलगाम वाक़े को तकरीबन 2 हफ्ते होने वाले हैं, मगर अभी तक ना ही भारत हमलावरों को गिरफ्तार कर सका है, ना पहलगाम हमले में पाकिस्तान के मुलव्वस होने के कोई सबूत दिए गए हैं और ना ही पाकिस्तान की गैर जानबदाराना तहकीकात की पेशकश पर कोई जवाब दिया गया है। और ऐसा वाज़ेह हो रहा है कि भारतीय हुकूमत अपने सियासी मफाद और इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी नाकामी को छुपाने के लिए जानबूझकर जंग की आग भड़काकर अपने अवाम को असल सवालों से डिस्ट्रैक्ट कर रहा है। मगर भारत के मौके से फायदा उठाने की गैर जिम्मेदाराना हिकमत अमली ने इस खित्ते और करोड़ों लोगों को जंग के खतरात से दो चार कर दिया है। एक ऐसी जंग जिसमें दोनों ममालिक के पास जोहरी हथियार हैं। अहम बात यह कि भारत के जंगी अज़ाइम वाजे होने के बाद पाकिस्तान ये वाजे कर चुका है कि भारत के किसी भी मिस एडवेंचर का भरपूर जवाब दिया जाएगा, मगर इसके साथ ही कशीदगी में कमी लाने के लिए पाकिस्तान की सिफारती कोशिशें भी जारी हैं। मगर मोदी हुकूमत के यकतरफा इकदाम कशीदगी को मुसलसल बढ़ावा दे रहे हैं, क्योंकि पहलगाम हमले के अगले ही रोज भारत ने पाकिस्तान के साथ 1960 का सिंतास मुआहदा यकतरफा तौर पर मुअत्तल करके जाराना और मुतनाज़ा इकदाम का आगाज किया, जिसमें पाकिस्तान के सिफारती ताल्लुकात की डिग्रेडेशन, पाकिस्तानियों के लिए वीजे की मनसूखी जैसे इकदाम भी शामिल है। जिसके जवाब में पाकिस्तान ने भी 24 अप्रैल को कौमी सलामती कमेटी के इजलास में सिफारती ताल्लुकात की डिग्रेडेशन, भारतीय परवाजों के लिए पाकिस्तानी फिजाई हदूद की बंदिश और सिख यात्रियों के सिवा तमाम भारतीय शहरियों को मुल्क छोड़ने की हिदायत की, जबकि भारत से 1972 का शिमला मुआहदा खत्म करने का इशारा भी दिया गया। सिफारती इकदाम के अलावा भारत और पाकिस्तान में इस वक्त जंगी तैयारियां भी जारी हैं, मगर इस पूरी सूरत हाल में 2 बातें वाज़ेह हैं। पहली है कि पाकिस्तान को बयानिए और सिफारती जंग में भारत पर अपर हैंड हासिल है। दूसरा ये कि मुल्क की सियासी और अस्करी क़यादत के दो टोक मौक़िफ़ और मुसल्लह अफवाज की प्रोएक्टिव अप्रोच ने अब तक भारत को किसी भी मिस एडवेंचर से रोक रखा है। हमने आपको 27 अप्रैल को प्रोग्राम में अहम ज़राए का हवाला देकर यह बताया था कि अगर भारत ने पाकिस्तान पर हमला किया तो पाकिस्तान ने भी अक्रॉस द लाइन सैकड़ों भारतीय अहदाफ का तयन कर लिया है, जिन्हें मिनटों के अंदर निशाना बनाया जाएगा। इसी तरह कल हमने आपको प्रोग्राम में यह भी तफसील दी थी कि पाक फजाइया ने 29 और 30 अप्रैल की शब को भारत की पाकिस्तान की जानिब पेशकदमी की पहली कोशिश को कैसे नाकाम बनाया और भारत के 4 जदीद राफेल तैयारों के कम्युनिकेशन निजाम को जाम करके उन्हें भागने पर मजबूर किया। जबकि मुतल्लका ज़राए के मुताबिक 3 रोज पहले भी भारतीय तैयारों ने एक बार फिर पाकिस्तान में कार्रवाई की तैयारी की थी, मगर पाक फजाइया की बरवक्त और मौसर जवाबी कार्रवाई की वजह से भारत को अपना मनसूबा तर्क करना पड़ा। जंगी महाज पर कामयाबी के अलावा सिफारती महाज पर जिम्मेदाराना मौक़िफ़ की वजह से दुनिया भी इस वक्त सिर्फ भारतीय मौक़िफ़ को सुनने और मानने के बजाय पाकिस्तानी मौक़िफ़ को वजन दे रही है। और शायद पाकिस्तान की इन्हीं कोशिशों की वजह से अभी तक अमरीका, बरतानिया समेत बैनुल अक़वामी बरादरी ने भी इस पूरी सूरत हाल में मुतवाज़िन मौक़िफ़ अपनाया है और दोनों मुल्कों से बातचीत के जरिए मसले के हल निकालने पर जोर दिया है। इसके अलावा बैनुल अक़वामी मीडिया भी इस वक्त जो रिपोर्टिंग कर रहा है उससे यह भी वाज़ेह है कि बगैर किसी सबूत दिए पाकिस्तान के खिलाफ फौजी कार्रवाई का केस बनाने में मोदी हुकूमत को मुश्किलात का सामना है और इस वक्त भारत के बयानिए को ज्यादा अहमियत नहीं मिल सकी है। और सूरत हाल यह है कि पूरी दुनिया भारत को जाराना इक़दाम लेने के बजाय बातचीत पर जोर देने का पैगाम दे रही है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा इस वक्त दोनों ममालिक से राब्ते में है। सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने भी पाक भारत वज़राए ख़ारजा से टेलीफोनिक राब्ते करके कशीदगी में कमी लाने की जरूरत पर जोर दिया, जबकि कशीदगी में कमी के लिए ईरान भी अपना किरदार अदा कर रहा है। और इस हवाले से ईरानी वज़ीर ख़ारजा कल पाकिस्तान का दौरा करेंगे, जबकि आने वाले हफ्ते में वो भारत का भी दौरा करेंगे। जबकि आज ये खबर भी सामने आई है कि नायब वज़ीर आज़म इसाक डार ने अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल नुमाइंदे को हिदायत दी है कि वो अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का इजलास बुलाने के लिए फौरी इक़दाम करें, जहाँ पाकिस्तान सिंतास मुआहदे को मुअत्तल करने के भारतीय गैर कानूनी इक़दाम को उजागर करेगा। इसके अलावा आज वफाकी हुकूमत ने पाक भारत कशीदगी पर तमाम सियासी जमातों को ब्रीफिंग देने का फैसला किया था, ताहम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हुकूमती ब्रीफिंग में ना जाने का फैसला किया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने एलामिया में कहा है कि हालिया हसास हालात में हुकूमत को APC बुलानी चाहिए थी ताकि एक मुश्तरका लाएअमल तरतीब दिया जाता, मगर हुकूमत ने इसकी जगह एक हुकूमती वजीर की तरफ से यकतरफा ब्रीफिंग देने का फैसला किया। बहरहाल आज इस पूरी सूरत हाल पर हुकूमत से हम बात करेंगे, सियासी, दिफाई और सिफारती माहिरीन का तजिया भी आपके सामने रखेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि भारत की जारियत से निमटने का लॉन्ग टर्म हल क्या है,
क्या भारत बार बार किसी भी हमले की आड़ में पाकिस्तान को धमकाता रहेगा और क्या अब भी भारत की जानिब से पाकिस्तान पर हमले के खतरात मंडरा रहे हैं? इस पूरी सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद होंगे आज प्रोग्राम में कैपिटल टॉक के मेजबान और सीनियर सहाफी हामिद मीर साहब, और इसके अलावा हमारे साथ होंगे शाहजेब खानजादा साहब, सीनियर सहाफी और तज्जियाकार हैं, और हमारे साथ प्रोग्राम के शुरू में होंगे मुईद यूसुफ साहब जो कि फॉर्मर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं, और इसके अलावा दीगर लोगों को भी हम प्रोग्राम में शामिल करेंगे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया शो पे हमें ज्वाइन करने के लिए। पहले मुईद यूसुफ साहब मैं आपकी तरफ आता हूं, क्योंकि अभी रिसेंटली करण थापड़ साहब के एक इंटरव्यू में आपने ये कहा था कि मोदी गवर्नमेंट ने अपने आप को एक कमिटमेंट ट्रैप में फंसा लिया है, और जाहिर सी बात है उनके मीडिया ने भी बड़ा किरदार इसमें अदा किया है। क्या ये कमिटमेंट ट्रैप अब आपको कम होता हुआ नजर आ रहा है, खत्म होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि अब तक तो कोई कार्रवाई नहीं की है, या आपको लगता है कि अभी प्रेशर बहुत है इंडियन हुकूमत पे कि कुछ ना कुछ मिस एडवेंचर वो करें? शहजाद बहुत शुक्रिया। देखिए, पहली बात है कमिटमेंट ट्रैप उनका खुद बनाया हुआ है, जिसमें आप कह रहे हैं उनके मीडिया का हाथ है। वो मीडिया फ्रेंजी इसलिए इंडिया में शुरू होती है इमीडिएटली हमेशा कि इतने बरसों से हिंदुस्तान में एक जहर उगला गया है पाकिस्तान के बारे में। अब आप हिंदुस्तान का मेन स्ट्रीम जो नैरेटिव है ना पाकिस्तान के बारे में, वो ये है कि जी ये तो एक कमज़ोर मुल्क है, गिरा हुआ है, हम कहाँ वो कहाँ, और अब हिंदुत्व की जो आइडियोलॉजी है वो हमें इस बात पे जो है वो कायल कर रही है कि हम पाकिस्तान पे चढ़ दौड़ें वगैरह। तो ये सारा एक नैरेटिव बहुत देर से चल रहा है, मुसलमानों के खिलाफ नैरेटिव। इसलिए इस दफ़ा आपने देखा है कि अहमकाना हद तक ये बात वहाँ पे हुई है कि जी एक न्यूक्लियर पावर पाकिस्तान के खिलाफ आप हमला कर दें और आप जो है वो सुरखरू होकर वापस आएंगे। जब उनकी मिलिट्री ने ब्रीफिंग दी अपने प्राइम मिनिस्टर को, हर क्राइसिस में ये हुआ है, तो जाहिर बात है उन्होंने बताया भाई ऐसा कुछ नहीं हो सकता, दोनों मिलिट्रीज इवनली मैच्ड हैं, इंडिया का कोई एडवांटेज नहीं है ग्राउंड पे। और इसलिए फिर वो मोदी साहब ने कहा कि चले मैं इनको कहता हूं जब दिल करे कर लें। कभी ऐसा हो सकता है कि एक मुल्क में एक पॉलिटिकल सरबराह जो कहता है तो सिर्फ और सिर्फ प्राइम मिनिस्टर डिसाइड करता है, वो कहे जो आपका दिल करे कर लें। सो कुछ हद तक कोशिश तो है कमिटमेंट ट्रैप से निकलने की अब, लेकिन मीडिया में अभी भी वो फ्रेंजी है। अब मोदी साहब का जो इस वक्त मेरा ख्याल है मसला है वो ये है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी ने तो क्लियर कर दिया है कि वो पाकिस्तान के खिलाफ हमले की तायद नहीं करेंगे। अच्छा, जो एविडेंस का शहजाद, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो एविडेंस मिलने का की विंडो है ना वो ख़त्म हो गई है। देखिए आज के ज़माने में तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वगैरह, कल को आप एक पूरी यहाँ पे वीडियो ले आए कि जी ये देख लें हमने बना दी, या कोई एक मजलूम शख्स खड़ा होकर कहे जी मैं था, मैं पकड़ा गया हूँ, वो अगर होना होता तो उसी वक्त हो जाता। अगर आप 10 मिनट में कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने हमला कराया तो फिर एविडेंस तो उस वक्त आना चाहिए था। आई थिंक दैट विंडो हैज पास्ड। हाँ, अब क्या मोदी साहब अपना सियासी नैरेटिव बना सकते हैं अपने घर पे कि जी बस मैंने कुछ नहीं किया लेकिन मैं फिर भी जीत गया? 2019 में भी वो पायलट हमारे पास था, नैरेटिव उन्होंने ये बना लिया। चाइना के खिलाफ, चाइना ने उनकी टेरिटरी कैप्चर की, उन्होंने कहा जी मैं जीत गया, और उनकी कौम, उनके अवाम मानने को भी तैयार है, मीडिया भी मान लेता है। तो ऐसा कोई नैरेटिव बना लें, वहां पे मनगढ़ंत नैरेटिव बनाएं ताकि कमिटमेंट ट्रैप खत्म हो और ये क्राइसिस जो है इससे तमाम खित्ता जो है वो निकले, क्योंकि किसी का फायदा नहीं है इस तरह टेंशन में बैठे रहने का। और जो आप ये कह रहे हैं कि इंटरनेशनली भी हम मीडिया को देखें तो उसने बहुत ज्यादा भारत का जो बयानिया है उसको बाय नहीं किया। डिप्लोमैट्स भी जो है दुनिया भर में वो कह रहे हैं कि डी एस्केलेशन की तरफ जाएं, दोनों बातचीत करें। इसकी वजह आपको क्या नजर आती है? अच्छा, इसमें मुख्तलिफ रीज़न्स हैं। एक तो ये है कि जो थर्ड पार्टी हमेशा आती थी यहाँ पे मीडिएशन करने, वो अमेरिका थी। इस वक्त अमेरिका का अपने वो मसाइल में घिरे हुए हैं, उनकी प्रायोरिटीज़ कुछ और हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने साफ आके कह दिया जी मैं तो शामिल नहीं होता, खुद ही कर लें। असल में इंडिया का ना अपना कैलकुलस जो है वो उनके खिलाफ इस दफ़ा आन पड़ा है। किस तरह? वो ये बात करते रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप को, उनकी पहली जो थी प्रेसिडेंसी उसमें भी, तब मैं हुकूमत में, उससे पहले जब मैं अमेरिका में था, कि जी ये मुसलमान और हिंदू तो इस खित्ते में 1000 साल से लगे हुए हैं, ये हम खुद ही संभाल लेंगे, आप ना बीच में आए, ताकि पाकिस्तान इंटरनेशनलाइज ना कर सके। अब वही बात ट्रंप ने कर दी कि जी अगर आप लगे हुए 1000-1500 साल से तो करें, फिर मैं नहीं आता। सो एक वो नुकसान हुआ। दूसरा ये कि इंडिया ने 2019 के पुलवामा क्राइसिस से मेरा ख्याल है जो नतीजा किया था वो ये था कि देखिए हमने हमला पाकिस्तान पे किया है और दुनिया ने हमें कहा है कि हमारा सेल्फ डिफेंस है। उस वक्त कहा भी था, अमेरिका ने भी और मुमालिक ने भी, तो उनका ख्याल था कि इस दफा भी बिल्कुल वही होगा।
हुआ ये कि मेरा ख्याल है दुनिया ने ये लेसन लिया 2019 से कि भाई ये तो बहुत खतरनाक मामला है, अगर इंडिया ये करेगा पाकिस्तान जवाब देगा तो चले उस दफा तो बच बचा हो गया, ये और एस्केलेट हुआ तो इसको कौन संभालेगा, न्यूक्लियर वेपन्स दोनों ममालिक के पास है। तो उनका मेरा ख्याल है रवैया ये है कि बिल्कुल पहली शॉट भी फायर नहीं होनी चाहिए। तो उसमें मेरा ख्याल है हिंदुस्तान जो है वो अपने बयानिए और अपना गलत लेसन सीखने से इसके बीच में आके फंस गया। आखिरी बात ये मेरा ख्याल है फैक्टर ये है कि दुनिया भी तो उनका मीडिया देख रही है, तो वहां ये बात तो नहीं हो रही कि पाकिस्तान के साथ कोई एविडेंस शेयर करें, पाकिस्तान के साथ बात करें या कोई छोटा मोटा वहां पे कार्रवाई करें। वहां तो ये जी पाकिस्तानी खत्म कर दें, मतलब उनके कांग्रेस बाई बाजू की जमातों के लोग कह रहे हैं कि जी आखिरी जंग पाकिस्तान, इसलिए कि ये जो हिंदुत्व आइडियोलॉजी है इसने इतना माइंडसेट क्रिएट कर दिया है कि जी हिंदुस्तान जो दिल करे खित्ते में कर सकता है। बांग्लादेश इनसे नाराज है, मालदीव इनके हाथ से निकल गया, नेपाल में चाइना का रसूख है। तो ये सुप्रीमेसिस्ट आइडियोलॉजीज का हमेशा मसला होता है। 1930-40 की दिहाई में आप इसको नाम देते थे नाज़िज़्म का, आज ये हिंदुत्व है इस खित्ते में जी। और उस वक्त भी हमने देखा कि 1930 में जर्मनी ने अपने अंदर भी और अक्रॉस बॉर्डर भी किस किस्म की नफरतें फैलाई और कोई फायदा उसका हुआ नहीं। यही काम आज इंडिया भी करे। हमनी साहब, क्या खतरा टल गया है? क्योंकि वहां के मीडिया ने वॉर मॉन्गरिंग की इशारे दिए कि हमले होंगे, मोदी साहब ने अपनी फौज को फ्री हैंड दे दिया, लेकिन अब तक कोई हमला हुआ नहीं है। ऑब्वियसली हमने अपनी सफारती सतह पर भी एक्टिविटी को तेज किया है, डिटरेंस भी हम दिखा रहे हैं। क्या खतरा टल गया ये है अभी भी? देखिए, हमें ये चीज़ ज़हन में रखनी चाहिए कि ये जो पहलगाम अटैक के बाद जो इंडिया का एक डिप्लोमेटिक ऑफेंस और मीडिया ऑफेंस था वो बड़ा कैलकुलेटेड था। अब उसमें उनसे कुछ मिसफायर हुए हैं जिसका पाकिस्तान को फ़ायदा हुआ है, क्योंकि अगर आप हमला करने के 5-10 मिनट के अंदर ही इल्ज़ाम लगा देते हैं पाकिस्तान पे, तो उसका कोई एविडेंस भी अगर ना आए तो ज़ाहिर बात है उसका पाकिस्तान को ही फ़ायदा होना था, और जो कि हुआ पाकिस्तान को फ़ायदा। लेकिन इसमें हम अगर जो बीजेपी और उसके जो इत्तेहादी हिंदू एक्सट्रीमिस्ट पार्टीज़ हैं जैसा कि आरएसएस है, तो उनका जो अखंड भारत का जो नज़रिया है अगर आप उसको सामने रख के देखें तो हमें ये चीज़ ज़हन में रखनी चाहिए कि ये कोई भी एडवेंचर करना ये मोदी हुकूमत की एक सियासी ज़रूरत है। ये उनकी एक सियासी ज़रूरत इसलिए है कि अब उन्होंने एक इतना बड़ा नैरेटिव बनाया जो कि नाकाम हो गया। उनके बयानिए को पजीराई नहीं मिल रही, ना तो हिंदुस्तान के अंदर ना हिंदुस्तान के बाहर। तो अब वो एक बहुत बड़े एक पॉलिटिकल क्राइसिस का शिकार हैं, और अब आहिस्ता आहिस्ता ये सवाल उठाना शुरू कर दिया है बहुत से लोगों ने हिंदुस्तान में कि जी आपने इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड किया, आपने हमें बताया कि जी हम पाकिस्तान को प्यास से मार देंगे, तो उनका तो एक कतरा भी पानी का नुकसान नहीं हुआ, जबकि आप जो हैं वो हमें कह रहे हैं कि हम उनको प्यास से मार देंगे। फिर आपने कहा जनाब कि हमने पाकिस्तान को डिप्लोमेटिकली आइसोलेट कर दिया है, लेकिन हमारा जो सबसे बड़ा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है अमेरिका, वो भी खुलकर हमारा साथ नहीं दे रहा, जबकि जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है चाइना, वो खुल के पाकिस्तान के पीछे खड़ा है। तो मैं समझता हूँ कि अब हमें ये चीज़ ज़हन में रखनी चाहिए कि नो डाउट कि जो इंडिया का जो नैरेटिव है, जो उसका बयानिया है, उसको पजीराई नहीं मिल रही। उसने जो इल्ज़ामात लगाए पाकिस्तान पे, पाकिस्तान ने ये कह कर के जी आइए न्यूट्रल एक्सपर्ट से इसकी तहकीकात करवा लेते हैं, हमने उनके गुब्बारे से हवा निकाल दी। लेकिन मुझे लगता है कि इंडिया की तरफ से बहुत छोटे पैमाने पर किसी एडवेंचर का ख़तरा अभी तक मौजूद है। वो कोशिश करेंगे कि लाइन ऑफ कंट्रोल पर कहीं पर वो थोड़े से इलाके पे कोई सर्जिकल स्ट्राइक के नाम पर कुछ ना कुछ करें, लेकिन उसके बाद जो पाकिस्तान का रिस्पांस होगा उस रिस्पांस के नतीजे में कुछ भी हो सकता है। लिहाजा मुझे पता है, आपको भी पता है, सारी कौम को पता है कि हमारी जो फोर्सेस हैं वो अलर्ट बैठी हुई हैं, लेकिन शायद इंडिया जो है वो 2019 वाली गलती दोबारा करने जा रहा है। 2019 में उन्होंने LOC क्रॉस की, इंडियन एयरफोर्स ने, एक दफ़ा नहीं 2 दफ़ा, और उनको नुकसान हुआ, उनके जहाज भी तबाह हुए, उनका एक पायलट भी गिरफ्तार हुआ। लेकिन हमारा एक कबूतर जो आपने दिखाया अपने प्रोग्राम, कबूतर नहीं, कौवा कौवा भी, काला कौवा माय बैड, काला कौवा जो इंडिया के सफेद झूठ को बेनकाब कर रहा था। लेकिन लिहाजा मैं समझता हूं कि इंडिया की तरफ से किसी ना किसी एडवेंचर का खतरा अभी मौजूद है, क्योंकि ये एडवेंचर के जरिए इंडिया जो अपना जो उसने पहलगाम के बाद झूठ बोला है उसको कवर करने की कोशिश करेगा। सही। और शाहजेब खानजादा साहब, आपकी नजर में इस वक्त थ्रेट असेसमेंट क्या है? आप कैसे रीड कर रहे हैं सिचुएशन को? और ये सोच, चाहे हिंदुत्व की आइडियोलॉजी हो या अखंड भारत की,
लेकिन ये सोच कहां से आती है, स्पेशली 2019 के बाद, कि हम किसी भी किस्म का हमला कर दें, कोई सर्जिकल स्ट्राइक कर दें पाकिस्तान पे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जबकि उनको पता है कि वी विल रिस्पॉन्ड, हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है रिस्पॉन्ड करने के अलावा। देखिए शहजाद, खतरा जरूर मौजूद है, मगर अगर नरेंद्र मोदी साहब को ये लग रहा होता कि जिस तरीके से वो मीडिया के जरिए नैरेटिव बनाते हैं कि हम हमला करेंगे और आगे से कुछ नहीं होगा, पाकिस्तान तो एक ऐसा मुल्क है जो तबाह हुआ है, हमारे आगे कुछ नहीं है, जिस आइडियोलॉजी की बात कर रहे थे मोईद यूसुफ साहब कि हम ही हैं और हमारे मुकाबले में तो कुछ भी नहीं है, एक बड़ा ही ऐसा मुल्क है जो बैकवर्ड है, तो वो कर चुके होते अगर ये असल में ग्राउंड रियलिटी ये होती। अभी तक हमला इसलिए नहीं किया क्योंकि इस बात का डर है उस तरफ भी कि ऑल आउट वॉर ना हो जाए, और ऑल आउट वॉर में यही होगा कि आपको गोली का जवाब गोली से मिलेगा, मिसाइल का जवाब मिसाइल से मिलेगा, जहाज का जवाब जहाज से मिलेगा, तो जिसकी वजह से वो रुके हुए हैं और एक ऐसा मौका ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि जिसमें महदूद तरीके से ऐसी कार्रवाई हो जाए जिसमें अपने मीडिया के जरिए, और ज़ाहिर वहाँ तो मीडिया को कुछ भी कह दें वो उस किस्म का नैरेटिव बिल्ड कर देता है, नहीं सवाल उठा रहा होता कि सिक्योरिटी फेलियर क्यों हुआ, नहीं सवाल उठा रहा होता कि आप जो बात कर रहे हैं वो सच है या झूठ है। अगर पायलट अगर वहां पर सर्जिकल स्ट्राइक का दावा करते हैं तो कहते हैं जी मोदी साहब जबरदस्त काम आपने कर दिया, पायलट पकड़ा जाए तो कहते हैं बड़ा जबरदस्त काम कर दिया, पायलट वापस जाए तो कहते हैं कितने जबरदस्त तरीके से मोदी साहब पायलट को वापस लेकर आए हैं। तो जब ऐसा मीडिया हो आपके पास तो फिर आपको कुछ ना कुछ दिखाना पड़ेगा। देखिए बड़ी अफसोस की बात है कि एक ऐसा मुल्क, हम शहजाद 18-20 साल पहले इंडियन मीडिया में इतनी जबरदस्त वॉइसेस मौजूद थी कि जिनसे आप सीख सकते थे, मगर आज जो इंडियन मीडिया कर रहा है ये कैसे हो सकता है कि आप बात करें कि जी 25 करोड़ आवाम को आप प्यास से मार देंगे, आपका पड़ोसी मुल्क है। पाकिस्तान में ऐसी बात नहीं हो रही है, ना ही पाकिस्तान की मीडिया में कोई करेगा कि 1.5 अरब जो इंडियन है वो प्यास से मर जाएं या भूख से मर जाएं। आप इस बात को जब सेलिब्रेट करना शुरू कर दें, इसका मतलब है आपने ऐसी जहन साजी कर दी है अपनी आवाम की कि मीडिया ये बातें करता है और जब वो बात ना हो, जब आप अनाउंस तो कर दें कि हम सिंतास मुआहिदा फिलहाल सस्पेंड कर रहे हैं, मगर फिर इस बात पर आवाज उठने लग जाएगी जी पाकिस्तान की तो एक बूंद नहीं मुतासिर हुई है, यानी कि आपने ऑडियंस एक ऐसी क्रिएट कर दी है जो चाहती है कि 25 करोड़ आवाम की फसलें तबाह हो जाएं, वो भूख और प्यास से मर जाएं। तो जब आप ऐसा नैरेटिव बिल्ड करें तो फिर जाहिर है एक डिमांड होती है कि आपको कुछ ना कुछ कार्रवाई करनी पड़ेगी, मगर अगर वो कार्रवाई कर सकते होते ऐसी जिसमें पाकिस्तान इतना ही कमजोर होता जितना उनका मीडिया दिखाता है और ऑल आउट वॉर का उन्हें डर ना होता तो कर चुके होते। वो ऐसा मौका ढूंढ रहे हैं जिसमें फेस सेविंग हो सके, मगर वो भी अभी फिलहाल मिल नहीं पा रहा है। कल जो आपने भी रिपोर्ट किया रफाल के हवाले से कि उन्होंने कोई ना कोई एक मूवमेंट की कोशिश की, मगर जो उनका ट्रांसमिशन निज़ाम था वो उस वक्त जो है वो नहीं काम करने लगा और वो वापस चले गए। तो ऐसी किसी भी कार्रवाई की कोशिश कर। और ये आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की कि पहले हम सोचते थे कि इंडियन मीडिया से कुछ सीखे, अब तो ये हाल है उनके मीडिया का कि बड़ा हौसला चाहिए। अगर 20 मिनट भी आप उनको सुनने की कोशिश करें तो बहुत ही नामुमकिन लगता है। पता नहीं कौन लोग हैं जो सुन लेते हैं। मोईद यूसुफ साहब, आपका क्योंकि तजुर्बा है, आप इनसाइडर भी रहे हैं, आउटसाइड से भी देख रहे हैं चीजों को, लॉन्ग टर्म सोल्यूशन क्या है? क्योंकि इंडिया तो हर 4-5 साल बाद कोई भी उनके ऊपर हमला हो कश्मीर में, इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर में, उसका इल्जाम पाकिस्तान पे लगाएगा और सिचुएशन एस्केलेट हो जाएगी। तो लॉन्ग टर्म सोल्यूशन क्या है? क्योंकि वो बात करने के लिए तैयार नहीं है, वो तो बैठने के लिए तैयार नहीं है हमारे साथ। शहजाद, इस सवाल का जवाब मुश्किल है और मैं आपको बताता हूँ क्यों मुश्किल है। देखिए, जब कम से कम मैं हुकूमत में था, आपको पता है उस वक्त कुछ बातचीत का भी सिलसिला था। 2019 ये पुलवामा के बाद फिर उन्होंने वो यूनिलैटरल अगस्त में 2019 में कश्मीर में किया। उसके बाद भी सोच ये थी कि अगर पाकिस्तान का अल्टीमेट गोल आखिरकार इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी और इकोनॉमिक सिक्योरिटी है तो कोई ऐसी चीज़ की जाए कि हिंदुस्तान की जो नेगेटिव एनर्जी है पाकिस्तान की तरफ उसको कम किया जाए और हम अपने रास्ते पे चलें जहां हम इकोनॉमिक सिक्योरिटी लें। उसके लिए ये खित्ता बड़ा ज़रूरी है, कुछ कनेक्टिविटी के एलिमेंट्स हैं बड़े ज़रूरी हैं। अच्छा, उस वक्त 2019 में भी ये बात होती थी कि रिस्ट्रेंट शो करें, क्या करें, कितना आगे जाएं, कितना रिएक्ट करें, हिंदुस्तान के इसको कमज़ोरी तो नहीं समझेगा, अपनी ताकत कैसे दिखाएं। अब मुझे लगता है तब्दीली ये आई है कि पिछले 2 साल में बार बार पाकिस्तान ने कहा कि बात करें, कोई अकल के नाखून लें, बैठें। वो आगे से आइसोलेशन, कोई बात नहीं होगी, पाकिस्तान ऐसा है, दुनिया को ये बता रहे हैं। और फिर बलूचिस्तान में जो इस वक्त दहशतगर्दी का लेवल क्रिएट उन्होंने किया है ये अनप्रेसिडेंटेड है। तो अब मुझे लगता है पाकिस्तान में भी कंसेंसस है कि जी उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ, इसलिए अब हम भी बात नहीं करेंगे। वो जिस तरह शाहजेब कह रहे हैं गोली से गोली और जहाज़ से जहाज़, तो अब तो ये बिल्कुल मामला टूटा हुआ है। अच्छा, अब इस क्राइसिस में एक और चीज़ हो गई कि आपका जो प्यूनिटिव मेजर्स हैं वो इतने बड़े बड़े हो गए। अब हिंदुस्तान जो है इलीगल फैसला है कि हम सिंतास मुआहिदे को जो है वो अबेयंस में होल्ड करें, कर ही नहीं सकते, ट्रीटी अलाउ ही नहीं करती। और ये जो शाहजेब बात कर रहे हैं ना कि वो मैंने कलेक्टिव कॉन्शियस की बात करन थापड़ की उसमें भी की थी
कि जब आपकी पूरी सोसाइटी ये कह रही है कि जी मार दो प्यासा 25 करोड़ को, इससे भी ज्यादा एक बड़ी चीज है। चले वो उनका मीडिया डरता है, बात नहीं, ये सवाल तो पूछ सकता है ना कि मुझे ये समझाएं कि 25 करोड़ जब इधर प्यास से मरेंगे तो हिंदुस्तान में क्या सलामती आ जाएगी? आपके साथ वाले मुल्क में 25 करोड़ के पास खाने को नहीं है तो आपका मुल्क स्टेबल हो जाएगा या आपका मुल्क भी साथ तबाह होगा? तो ये तो इस लेवल पे भी बात नहीं सोच रहे। उसके बाद फिर अब वो एयरलाइंस बंद, फलान चीजें। देखिए, मैं कभी भी टिट फॉर टैट रिस्पॉन्सेज के इस तरह की चीजों में, क्राइसिस में हक में इसलिए नहीं होता कि इनको रिवर्स करना बड़ा मुश्किल है जी। तो बहरहाल अब हिंदुस्तान ने जो इस वक्त पोजीशन ले ली है, बड़ा मुश्किल है आगे जाना। सिर्फ एक हल मुझे नजर आता है और वो ये है कि एक तो हिंदुस्तान को ये समझ आ जाए, जो कि इस दफा आई है, कि ये कहना कि हम चढ़ दौड़ेंगे और कुछ करना जो है इसमें बहुत फर्क होता है। दूसरा ये कि वो पाकिस्तान को आइसोलेट करते करते खित्ते में खुद आइसोलेट हो गए। बांग्लादेश उनसे नाराज, नेपाल उनसे नाराज, मालदीव उनसे नाराज, श्रीलंका उनसे नाराज, एक ये। और तीसरी बात ये कि अमेरिका और बाकी ममालिक को भी ये बात बावर कराई जा सकती है कि अगर आपका चले गोल हिंदुस्तान के साथ पार्टनर बन के चाइना को काउंटर करना है तो हिंदुस्तान तो पाकिस्तान के साथ फंसा रहेगा, और जब तक फंसा रहेगा तो और कोई काम नहीं कर सकता। तो मेरा ख्याल है कुछ आर्ग्यूमेंट्स हैं, लेकिन ये इतना आसान नहीं होगा कि क्योंकि जो हिंदुत्व की इस वक्त माइंडसेट बन गया पाकिस्तान पे, उसमें कोई भी अकल की बात करना मुझे लगता है अनफॉर्चुनेटली बहुत मुश्किल है। बट शहजाद, मैं ये भी कह दूं, अल्टीमेटली वी शुड नॉट लूज साइट कि हमारा गोल क्या है। हमारा गोल हिंदुस्तान के साथ फंसे रहना नहीं है, उनसे आगे जाना है, अपनी सलामती को आगे बढ़ाना है और अपने मसाइल को हल करना है। जब आप इंटरनल स्ट्रेंथ शो करेंगे तो हम और रास्ते निकाल लेंगे अगर वो हमारे साथ नहीं चलना चाहते। ये बिल्कुल गलत गोल है कि जी इंडिया आगे निकल गया, हमने उनको पकड़ना है। हमने पकड़ना नहीं है, हमने उनसे बहुत आगे जाना है, और अगर वो पीछे रहना चाहते हैं तो गुड लक टू देम, हम अपना काम करेंगे। ठीक है, हम एक ब्रेक पे जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया मोईद यूसुफ साहब, आपने प्रोग्राम के इस हिस्से में जो एनएसए हैं और प्रेसिडेंट है बीकन हाउस यूनिवर्सिटी के, हमारे साथ मौजूद थे। एक ब्रेक शामिल करेंगे, इसके बाद यही सवाल अपने दूसरे पैनल से भी पूछेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक टू सिचुएशन रूम। हम बात कर रहे हैं पाक भारत कशीदी पर। हमारे साथ हामिद मीर साहब मौजूद हैं, शाहजेब खानजादा साहब मौजूद हैं, और अब हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर मोहम्मद फैसल साहब ने, जो कि पाकिस्तान हाई कमिश्नर है बरतानिया में, और इससे पहले डीजी साउथ एशिया और डीजी सार्क भी रहे हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर फैसल साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। मैं चाहूंगा कि मीर साहब आपसे पहले सवाल कर लीजिए। जी बहुत शुक्रिया शहजाद इकबाल साहब। डॉक्टर फैसल साहब, काफ़ी अरसे के बाद आपसे बात हो रही है। आपको याद होगा कि एक दफ़ा 2019 में पुलवामा अटैक के बाद मैंने आपके साथ ट्रैवल किया था, लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ साथ 8 मुकाम तक हम गए थे। उस वक्त आप डीजी साउथ एशिया थे फॉरेन ऑफिस में, और स्पोक्स पर्सन भी थे पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस के। तो आप डीजी साउथ एशिया भी रहे हैं, आप इस वक्त पाकिस्तान के हाई कमिश्नर हैं बरतानिया में, तो अंदर से भी आप जानते हैं इंडिया को, बाहर से भी जानते हैं। आपको क्या लग रहा है, एज एन एक्सपर्ट मैं आपसे बात कर रहा हूँ क्योंकि आप साउथ एशिया के अमूर में बड़ी गहरी नज़र है आपको क्या लग रहा है कि इंडिया की तरफ से पाकिस्तान के साथ कोई एडवेंचर या मिस एडवेंचर करने का कोई ख़तरा नज़र आ रहा है आपको या नहीं नज़र आ रहा? नहीं, बहुत शुक्रिया अमीर साहब, और मुझे वो बड़ा विविडली याद है, हम इकट्ठे गए थे और बहुत सारी बातें डिस्कस की थी, और बड़ा आपका माशाल्लाह इलस्ट्रियस पैनल है मेरे फ़कीर के लिए। आई विल ट्राई कि मैं आपके सवालों के ठीक ठीक जवाब दे सकूं। ख़तरा तो है जी, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए, क्योंकि उनके लीडरशिप, क़यादत जो है वो जिस किस्म के बयानात दे रही है फ्रॉम द वेरी टॉप, उसमें कम से कम वो कोई शक नहीं छोड़ रहे। तो हमें उसको ट्रस्ट करना चाहिए। जब वो उनकी क़यादत फ्रॉम द टॉप, कल ही मेरा ख्याल है आखिरी बयान आया है जब वो अंगोला के किसी साहब को मिले हैं, तो वो बड़ा ओपनली ये क्लेम कर रहे हैं कि वो हमारे बारे में कोई बुरा इरादा रखते हैं। तो यकीनन हमें तैयार होना चाहिए, हम तैयार हैं और उसका जवाब दिया जाएगा। इससे कता नज़र कि मैं बार बार कहता हूं, और आप जानते भी हैं कि पाकिस्तान की पहली ख्वाहिश अमन है और हम अमन से रहना चाहते हैं, लेकिन अगर हम पे कोई हमला किया जाएगा या हमारे साथ कोई गलत बात की जाएगी, उसका जवाब यकीनन दिया जाएगा जी। डॉक्टर फैसल साहब, हमने देखा है इस पुलवामा एक्ट के बाद जब वहां से इस तरह के इशारे मिले कि वो जंग छेड़ सकते हैं, हमला कर सकते हैं हम पे, तो डिप्लोमेटिक एफर्ट्स हमारी तरफ से भी हुई, उनकी तरफ से भी हुई। आप कैसे देखते हैं इन एफर्ट्स को, और आपके ख्याल में किसके मौकिफ को ज्यादा पजीराई मिली है इस वक्त तक? ये जी डिप्लोमेटिक सफारती कोशिशें फ़ौरन शुरू हो जाती हैं और पहले भी चल रही होती हैं, बाद में जाहिर है कि उन्हें बढ़ावा मिल जाता है
और तमाम दोनों ममालिक अपने हिसाब से पूरी कोशिश करते हैं। इसमें जो हमारे वज़ीर-ए-आज़म साहब ने, फिर वज़ीर ख़ारजा, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और इंटीरियर मिनिस्टर, तीनों ने ये कहा कि हम पाकिस्तान तैयार है इंडिपेंडेंट इंक्वायरी ज्वाइन करने के लिए, इंटरनेशनल इंक्वायरी। ये एक मेरा ख्याल है कि जिसने गेम चेंज कर दी, वो ये चीज़ थी कि अगर हम पे आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं, बगैर सबूत के लगा रहे हैं, बगैर किसी तफ्तीश के लगा रहे हैं, तो हम तैयार हैं किसी इन्वेस्टिगेशन में जाने को और इसको देख लेना चाहिए। क्योंकि उनका क्लेम जो है, मैं दोहरा देता हूँ ब्रीफली, के कुछ लोग कोई 3, 4, 7 सबके वो जिक्र होता है, कितना नंबर है कोई फाइनल उन्होंने नहीं बताया, मगर अचानक वो LOC कंट्रोल कर गए। जैसे मीर साहब कह रहे हैं हम LOC गए थे, LOC क्रॉस कर जाना उनकी तरफ भी बड़ा फोर्टिफाइड है, हमारी तरफ भी है। फिर वो कोई करीबन 250 किलोमीटर पैदल चलते गए, उनके पास वेपन वगैरह भी थे, ये उनका क्लेम है। फिर उन्होंने पहलगाम पे को हमला वगैरह किया और फिर वो 250 किलोमीटर वापस आए और फिर वो LOC क्रॉस करके, ये कोई मानने वाली बात नहीं है और दुनिया भी इसको मानने को तैयार नहीं। 7-8 लाख फौज, बल्कि 9 लाख तक अब वहाँ मौजूद है उनकी, तो ये बात बनती नहीं है जो वो क्लेम कर रहे हैं। इसीलिए आप अगर देखें तो उन्होंने कोई एविडेंस वगैरह पेश भी नहीं किया अभी तक। तो हमारे बयानिए में काफ़ी इसमें तकवीयत मिली है इस चीज़ से और उनके पास इसका जवाब फिलहाल कोई नहीं। और शाहजेब साहब, आपने भी रिपोर्ट किया कि न्यूयॉर्क टाइम्स हो, ब्लूमबर्ग हो, इन अखबारात ने डिप्लोमैट्स का हवाला देके लिखा है कि जो भी ब्रीफिंग इंडिया की तरफ से उनको दी गई उसमें कोई कॉन्क्रीट एविडेंस नहीं दिया गया पाकिस्तान के खिलाफ। मेरे ख्याल से इस हवाले से भी इंडिया के जो बयानिया है, इसका मतलब उसको ज्यादा नहीं इस वक्त तकवीयत मिली है। तकवीयत नहीं मिली शराज की 2 वजूहात हमें नजर आती हैं। एक तो जाहिर यह है कि पाकिस्तान का जितना अग्रेसिव इंडिया की तरफ से रिस्पांस था, पाकिस्तान ये तो कह रहा था कि जी आप हमला करेंगे, जवाब हम आपको बराबर देंगे, मगर हम तहकीकात के लिए तैयार हैं। फिर पाकिस्तान एक कदम और आगे बढ़ा, पाकिस्तान ने कहा न्यूट्रल तहकीकात के लिए तैयार है, और आगे बढ़ा पाकिस्तान के 2-3 ममालिक मिलकर तहकीकात करा ले, पाकिस्तान उसके लिए तैयार है, अक़वाम मुत्तहिदा के जरिए करा ले तैयार है। तो ये वो चीजें हैं जो जाहिर है डिप्लोमेटिकली जिनको अच्छी तरीके से देखा गया। दूसरा शराब, इंडिया को ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट जो उनके जर्नलिस्ट में भी नजर आ रही है वो ये कि बैनुल-अक़वामी मीडिया से वो रिस्पॉन्स नहीं मिला, और उसकी वजह जाहिर है हमें नजर आता है कि पास्ट में जरूर पाकिस्तान के अंदर ऐसे प्रॉब्लम्स थे जिसकी वजह से जो स्टोरी पाकिस्तान के खिलाफ बेची जाती थी वो बाय कर ली जाती थी। और हमने तो वो टाइम भी देखा है जिसमें पाकिस्तान के अंदर ही ज़ाहिर हम अपने ही वजीर आज़म पर सवाल उठा रहे होते थे अगर वो अमन की बात करते थे। मगर अब पाकिस्तान अगर ग्रे लिस्ट में था, उसके बाद व्हाइट लिस्ट में आया है, तो बहुत सारे इकदाम करके आया है, बैनुल अक़वामी सुपरविजन में आया है। अगर पाकिस्तान इस वक्त दहशतगर्दी के खिलाफ जब पाकिस्तान ने कार्रवाइयां की हैं तो बैनुल अक़वामी बरादरी ने देखा है और उसके बाद ही पाकिस्तान को व्हाइट लिस्ट किया है। तो उन्हें नजर आ रहा है कि पाकिस्तान ने कैसे टेरर फंडिंग पर क्रैकडाउन किया, पाकिस्तान ने कैसे वो नासिर लश्कर तैयबा और दीगर हो उनके खिलाफ क्रैकडाउन किया, कैसे पाकिस्तान खुद इस वक्त दहशतगर्दी का सामना कर रहा है। भारत के ऊपर जब इल्जाम लगता है कि बलूचिस्तान में वो कार्रवाइयां करा रहा है तो पाकिस्तान का ये केस भी दुनिया के सामने है, तो पाकिस्तान ने कहीं ना कहीं क्रेडिबिलिटी गेन की है और भारत ने लूज की है। जब आप कनाडा में कार्रवाइयां कराते हैं, अमेरिका में कराते हैं और उनकी हुकूमतें बताती हैं कि जी आप क्रॉस बॉर्डर इस तरीके से टारगेटिंग कर रहे हैं, तो ये इंडिया का क्रेडिबिलिटी लूज करना, पाकिस्तान का गेन करना और इस वाकये के बाद पाकिस्तान का अच्छा रिस्पांस, इस सब ने ये कॉम्बिनेशन है जिसकी वजह से सही रिस्पांस मिला है। साहब कुछ कहना भी चाहते हैं? जी, डॉक्टर फैजल साहब से मैं एक और सवाल करना चाहता हूँ। डॉक्टर साहब, दोबारा मैं सवाल आपसे ये करना चाह रहा हूँ क्योंकि आप DG साउथ एशिया भी रहे हैं कि ये जो इस वक्त इंडियन पार्लियामेंट के अंदर एक उन्होंने अखंड भारत का मैप, अखंड भारत का नक्शा जो है उसको आवेज़ा किया हुआ है, और बीजेपी की जो पॉलिटिकल आइडियालॉजी है उसमें वो खुल के बात करते हैं कि जी ये ग्रेटर इंडिया जो है, ये अखंड भारत जो है, ये हमारा टारगेट है, इसको हमने अचीव करना है। और उस टारगेट में सिर्फ उन्होंने पाकिस्तान को शामिल नहीं किया हुआ, बांग्लादेश, श्रीलंका, अफगानिस्तान, नेपाल, बर्मा, 6-7 ममालिक उसमें शामिल हैं। आपको ये नहीं लगता कि पाकिस्तान का जो फॉरेन ऑफिस है और जो हमारे जो अरबाब इख्तियार हैं, उन्होंने जो उनका जो अखंड भारत का जो नज़रिया है, जो कि सीधा 6-7 ममालिक की सलामती के लिए एक ख़तरा है, उस पर ज़्यादा फोकस नहीं किया, और ये जो तमाम ममालिक हैं साउथ एशिया के, इनको अपना इत्तेहादी बना के तो इंडिया के खिलाफ एक फ्रंट कायम करने की कोशिश नहीं की। जी, ये एक मसला यकीनन है, ये बीजेपी RSS का एजेंडा है जो कि अब हिंदुस्तान का कुछ हद तक बन गया है, अखंड भारत से मुतल्लिका जो उनकी ख्वाहिश है।
इससे उनके ताल्लुकात कशीदा रहे हैं सारे रीजन के ममालिक से। हमारी जो ओरिजिनल कोशिश थी मीर साहब के सार्क जो एक ही तंजीम है साउथ एशिया की, उसको तहर्रुक मिले और 2016 में वो समिट होनी थी इस्लामाबाद में, नवंबर में होनी थी, सितंबर में हिंदुस्तान उससे भाग गया और आज 9 साल होने को हैं सार्क की तंजीम जो इस अखंड भारत से आगे चलने का रास्ता हो सकता था वो वहीं रुक गई। और जो GCC है या आसियान है या अफ्रीकन यूनियन है, रीजनल तंजीमें वो बहुत आगे निकल गई। हम भारत के रवैये की वजह से इस मामले में पीछे रह गए और 5 सार्क समिट जो है पोस्टपोन हो चुकी हैं तारीख में 1985 से, और 5 सिर्फ एक मुल्क की वजह से हुई, वो भारत है। तो ये कभी उनका बांग्लादेश से मसला, कभी श्रीलंका, कभी पाकिस्तान, वो उनका एक। मेरा जो इसमें ज्यादा मेरे तजर्बे की जो आप बात कह रहे हैं, मेरा इसमें जो प्रॉब्लम है ना जी, जब तक हिंदुस्तान का माइंडसेट ये नहीं बदलेगा कि जो हिंदुस्तान की लीडरशिप का कम से कम इस वक्त है, पहले था या नहीं था ये डिबेटेबल है, कि जी उन्होंने ये अखंड या हेजेमोनिक एक सिस्टम क्रिएट करना है साउथ एशिया में, तो ये मसला हल नहीं होगा कि ना पाकिस्तान के साथ, ना बांग्लादेश के साथ, ना और इनके साथ कोऑर्डिनेशन हमारी जारी है, कोशिश भी जारी है। डॉक्टर फैसल साहब, मुझे आपको यहीं रोकना पड़ेगा, मुझे एक ब्रेक लेना है, फिर इसके बाद हम फौरन वापस आएंगे और हामिद भी साहब से भी सवाल आते हैं और शाजिद खानजादा साहब से भी, और मजीद गेस्ट भी हमें ज्वाइन करेंगे इस ट्रांसमिशन में। एक ब्रेक लेते हैं, इसके बाद आपके सामने हाजिर होंगे। स्टे विद अस।